आइए बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसके अंतर्गत कार्य ऊर्जा प्रमेय को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी भी आया था आपको क्वार्टरली एग्जाम में 20 की आपको प्रमेय पूछी गई थी शायद, और आप वहां पर सिद्ध करते हुए हल करना पड़ेगी, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, और वैसे भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, इसके स्टेटमेंट को समझ लीजिए, अब भी याद हो जाएगा आपको। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है गतिशील वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या बोलती है कि गतिशील वस्तु पर किया गया वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन कह दें, सीधी सी बात है। वृद्धि, वृद्धि का मतलब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव भी अगर एंटी फोर्स लगाओगे तो कम भी तो हो सकता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन के कैसा होता है, ये आपको, ये है हमारी क्या कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये लिखना पड़ती है। ठीक है ना। स्टेटमेंट सबको याद हो गया, कितना सिंपल है। क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिशील वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको बोलते हैं अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय। प्रश्न आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्या आएगा आपको, लिखिए और सिद्ध कीजिए। अभी आपका प्रूफ हो जाएगा ये, है ना, बिल्कुल सिंपल। बच्चों वैसे तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमारे लिए दो तरीकों से प्रूफ करना चाहिए, अचर बल के लिए अलग और परिवर्ती बल के लिए अलग। लेकिन आपको अचर बल के लिए आती है, हमारे कोर्स में जो है इनका कोर्स अचर बल के लिए डिफाइन किया गया है, तो हम इसको अचर बल के लिए प्रूफ करेंगे। लेकिन ये परिवर्ती बल के लिए भी हो सकती है। आपने अगर वो लेक्चर पूरा देखा हो तो उसमें परिवर्ती बल, अचर बल दोनों प्रकार के बलों की जानकारी दी थी। ठीक है ना। अगर आपने लेक्चर देखा हो फिजिक्स का तो बलों के बारे में जहां पूरा पढ़ाया इसमें अभी भी। तो गतिशील वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य की गति ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या कर रहा हूँ। हाँ, गणितीय प्रमाण। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसका प्रूफ देख लो आप कितना है। थोड़ा सा ऐसे बजा आपको दिखाई देती। तो अपन कुछ कल्पना कर लेते हैं कि माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, u चाल से गतिशील है। किस चाल से गतिशील है, u चाल से गतिशील। अपन कहते हैं कि माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, u चाल से क्या है, गतिशील है। ठीक है ना, ये हो गया। अब मैंने इस पर गति की दिशा में अचर बल F लगाया। किस दिशा में, माना इस पर किस दिशा में, गति की दिशा में बाह्य अचर बल F लगाया जाता है तथा वस्तु इस बल के प्रभाव से d दूरी तय करते हुए इस बल के प्रभाव में d दूरी तय करते हुए त्वरण A के अंतर्गत भी चाल प्राप्त कर लेती है। भी चाल प्राप्त
कर लेती है। इतनी थ्योरी आपको लिखनी है, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, पूरी कल्पना फिर से देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। क्या है, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, किस साल से चल रही है, और इस पर मैंने गति की दिशा में कितना बल लगाया, F। कब तक लगाया बल, D दूरी तक। जैसे मान लो बस जा रही है, कोई चीज लड़क रही है, आपने धक्का दिया उसको, लेकिन कब तक धक्का दिया, D दूरी तक। कितनी दूरी तक, अब यहाँ पर एक चीज कोई लेना पड़ेगी, या तो टाइम लेना पड़ेगा या विस्थापन दूरी लेना पड़ेगी। कितनी दूरी तक आपने फोर्स लगाया तो वो ले लो, या कितनी देर तक लगाया वो ले लो। तो हम यहाँ पर टाइम का कैलकुलेशन न लेकर के विस्थापन का आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि टाइम से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, D दूरी तक बल F लगाया, उसके बाद छोड़ दिया। समझ आएगी ना बात। उसके बाद क्या कि जैसे कोई आपसे बोले हाथ ठेला वाला, आप धक्का लगा दो थोड़ा, तो थोड़ी देर आपने धक्का लगाया, तो कितनी देर धक्का लगाया तो टाइम नहीं पता, लेकिन दूरी तो पता, आप बता सकते, देखो हमने तैसे तक धक्का लगा दो, तो वो दूरी समझिए ना कितनी दूरी। तो यहाँ पर बल का कैलकुलेशन किससे किया जा रहा है, दूरी से, कितनी दूरी तक बल लगाया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। तो गति की दिशा में बाह्य अचर बल F लगाया जाता है तथा वस्तु इस बल के प्रभाव में D दूरी तय करते हुए त्वरण A के अंतर्गत कितनी चाल प्राप्त कर लेती है। पहले वेग U था, चाल पहले U थी, फिर कितनी हो गई, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। इसलिए ध्यान देना, इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल वर्ग विस्थापन। कार्य बराबर, सही है, कार्य बराबर क्या होता है, तो F डी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बल विस्थापन की दिशा में है ना, F डी। अगर नहीं होता तो F डी cos थीटा, ठीक है ना, नहीं होता तो F डी cos थीटा। परसों कल वाला लेक्चर देख लेना, उसमें पूरा इसका डिटेल बताया है। तो यहाँ से न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर होता है ma, नहीं होता है, तो यहाँ पर माँ आएगी तो m ऐड हो जाएगा mad, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mad। समीकरण नंबर 1 आ गया, m इंटू a इंटू डी। क्लियर हो गया ना। अब हम गति का तीसरा समीकरण यूज करेंगे। जब भी आपको टाइम पता नहीं हो, गति का तीसरा समीकरण यूज करना है, क्योंकि तीसरा समीकरण समय निरपेक्ष समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे किस समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। ध्यान देना, बिल्कुल सवाल हल होने वाला है। तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण क्या बोलता है, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as, ये बोलता है ना। गति का तीसरा समीकरण बोलता है v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस, अब v की वैल्यू v, u की वैल्यू u, a की वैल्यू बट s की वैल्यू d है। यहाँ पर वेग, प्रारंभिक वेग u है, हाँ u है, u की वैल्यू u है। अंतिम वेग v है, अंतिम चाल तो वो भी है, वो भी नहीं चेंज होना है। a त्वरण को यही माना है, नहीं है, लेकिन क्या चेंज होना है, तो चेंज करो। अब s बराबर d पर, तो क्या जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2ad, नहीं आएगा। अब यहां से आप ad का मान निकालो, ad का ad का मान निकालो। तो ad का मान कैसे निकलेगा, यहां से जाएगा v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2ad। अब 2 को बटे में ले आओ, तो v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या आएगा, ad। अब समीकरण 1 में ad का मान लिख दो समीकरण 1 से, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। समीकरण 1 ये है, w इक्वल टू क्या आएगा, w इक्वल टू आ जाएगा m इंटू बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन m का गुणा कर दो तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर माइनस एम ई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, अब इसको अलग अलग कर दो तो आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम ई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। एम बी स्क्वायर अपॉन 2 क्या है, चलो अब आपको अच्छे से देखेगा, ऐसा लिख दो इसको 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर, इसको लिख दो 1/2 इंटू एम यू स्क्वायर। क्लियर है। तो ये है अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 एम बी स्क्वायर का फार्मूला है। आज का लेक्चर देख लेना, आज यही समझाया है, ठीक है ना। आज का लेक्चर आप लोग घर जाकर देख लेना, और अगर अभी टाइम हो आपके पास तो रिसेस में ही लगा देंगे तो देख लेना, ठीक है ना। तो देखें ये है अंतिम गतिज ऊर्जा, ये क्या है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा,
तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। नहीं समझे आप भाई, अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा रहा है आप, तो क्या निकल आएगा? परिवर्तन निकल आएगा। तो बराबर क्या लिख दूं? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन क्या के बराबर आ गया? तो यही तो लिखा है, देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या के बराबर होता है? तो प्रूफ हो गया, इट्स प्रूफ। अब क्या लिखना है? इट्स प्रूफ, अर्थात किया गया कार्य किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। बात समझ आएगी ना। और पूरा मैंने लिखकर इसलिए किया है क्योंकि परीक्षा में आती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ करनी नहीं है, पूरा लिखा हुआ बोर्ड पर, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहले आपको प्रमेय लिखनी है कि गतिशील वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। क्लियर है ना। इसके बाद गणितीय प्रमाण जब आप करोगे तो आपको कुछ कल्पना करनी है कि माना एक वस्तु, इसका द्रव्यमान है, मैं यू चार्ज से गतिशील है, माना इस पर गति की दिशा में बाह्य अचर बल, अचर बल लिख देना, तो यानी अचर बल के लिए चल रही है, ठीक है ना। F लगाया जाता है तथा वस्तु इस बल के प्रभाव में d दूरी तय करते हुए a के अंतर्गत v, यानी कि इसकी चाल v हो जाती है, चाल बदल गई, u से क्या हो गई? v हो गई, ठीक है ना। अब इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो यह विस्थापन है ही F इंटू डी। F बराबर होता है ma, तो MAD आ गया, ठीक है ना। अब AD का मान निकालना है, टाइम है नहीं है, तो गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। तो गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पक्षांतर करके s को d बना दो पहले, और पक्षांतर करके AD का मान निकाल दो। ये उठाकर यहाँ लिख देना, बस हो गया आंसर। यहाँ लिखोगे तो आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया AD की जगह पर, अपॉन टू m का गुणा कर दो, अलग अलग कर दो, तो इसको बोलेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा और ये वेगो। तो अंतिम में से प्रारंभ में घटाओगे तो परिवर्तन निकल आएगा। उसके नीचे आपको क्या लिख देना है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, नीचे लिख देना यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है कि किया गया कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब आपको आता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का महत्व बताइए। क्या बता रहे हैं? इसका महत्व। अब इसके महत्व पर बात करते हैं। ये एक नई चीज है जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा आपको पहला प्रश्न 4 नंबर का आएगा तो क्या आएगा? कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो, सिद्ध करो, इसका महत्व बताइए, पूरा आएगा। समझ गया ना? 4 चीजें। तो मैं इसका क्या बता रहा हूं आपको, महत्व क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको कार्य की गणना करनी है, तो कार्य की गणना करने के लिए आपको F चाहिए और D, तभी निकलेगा कार्य, तभी निकलेगा ना। कार्य बराबर होता है बल गुणे। अब आपको F और D पता है तभी आप वर्ग निकाल पाओगे, लेकिन यदि आपको ना तो F पता है ना D पता है पर W निकालना है, तो फिर इसका उपयोग करते हैं। यानी कि महत्व सुन लेना, महत्व है कार्य ऊर्जा प्रमेय का महत्व बता रहा हूं। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग उन परिस्थितियों में कार्य की गणना करने के लिए किया जाता है जब हमें बल और विस्थापन के बारे में कोई जानकारी नहीं हो लेकिन कार्य निकालना हो, तब यही लगेगी। अब आगे बात समझ में ना, क्या है इसका महत्व बताइए। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग उन परिस्थितियों में कार्य की गणना करने के लिए किया जाता है जब हमें बल विस्थापन के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना तो बल पता है ना विस्थापन पता है, लेकिन क्या निकालना है? पहली बात। अब इसके आगे और थोड़ा सा डिटेल, यदि बल लगाने से गतिज ऊर्जा बढ़े तो कार्य पॉजिटिव है। जैसे यहां पर देखिए, अंतिम गतिज ऊर्जा हो जे, अब अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो मतलब कार्य धनात्मक है, धनात्मक कार्य हुआ है। और यदि बल लगाने से गतिज ऊर्जा घटे तो कार्य ऋणात्मक है, और यदि बल लगाने से गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य 0 है। तो यहाँ धनात्मक, ऋणात्मक और 0 कार्य का भी कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये भी पता चल जाता है कि कार्य पॉजिटिव किया है या कार्य
या जैसे एक कोई वस्तु सामने से लड़ती आ रही है, हम एंटी फोर्स लगाए रोकने के लिए, तो हमारा कार्य नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी गतिज घट जाएगी। और अगर कोई वस्तु चल रही उसी दिशा में हम धक्का देने लगे तो गति बढ़ जाएगी। और अगर आपके धक्का लगाने से उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आपने भले ही बल लगाया लेकिन कार्य जीरो है, कार्य समझ आ गई ना बात। एक बहुत बड़ा डंपर जिसमें पूरी रेत भरी है, जा रहा है 25-40 की स्पीड से या 30 की स्पीड से, अब आप धक्का लगाने लगे, तुम्हारे धक्का लगाने से होना क्या है डंपर में? कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका कार्य क्या रहेगा? गिरेगा। ऐसा थोड़ी है कि जल्दी चलो मुझे निकलना है, तो थोड़ी तुम्हारे धक्का लगाने से वो डंपर में कोई परिवर्तन हो जाएगा गति में। तो कई बार कार्य तो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य ये भी बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि आपने कितना कार्य किया है, और ना तो बल चाहिए ना विस्थापन। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक कार्य समझाइए, तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। प्रश्न आया कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक कार्य समझाइए, तो हम बोलेंगे कि यदि बल लगाने से वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, यदि कमी हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक। बस इतनी बात लिखनी है। प्रश्न कई प्रकार से आपको आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है कि अब ये पूछा है तो हमें इसका आंसर कैसे देना है। ठीक है ना। अब हमारे पास अगली चीज आती है शक्ति। क्या आती है? लेकिन शक्ति के पहले आप जरा उसमें बुक में जरा देखिए, तो अब बच्चों हमारा अगला आता है, जैसे अभी हमने कौन सी ऊर्जा के बारे में पढ़ा था? गतिज ऊर्जा। अब हमारे पास आती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो मैं इसको पीई लिख देता हूं। उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को तो लिखते हैं केई, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? तो क्या लिखना है आपको? पी। अब ये क्या कहलाती है? किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? अब दोनों बातों को समझिए, ये डेफिनेशन हो गई। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है स्थिति का? जैसे कोई चीज मैंने यहां से उठा करके यहां रख दी, तो मैंने नीचे से उठाकर क्या रख दी? ऊपर रख दी ना, तो ऐसा करने में कुछ कार्य किया होगा, ये कार्य उस ऊर्जा के रूप में वस्तु में संचित हो जाएगा। तो जो वस्तु यहां रखी है उसमें कम ऊर्जा होगी, तो ऊपर रखी है उसमें ज्यादा ऊर्जा होगी, तो ये कहलाए स्थिति के कारण ऊर्जा। समझ आएगी ना बात? बांध बनाते हैं बड़े बड़े, और बांध के फाटक बंद करके पानी भर लेते हैं, तो बांध के दूसरी तरफ जो पानी इकट्ठा होता है, जितना ऊपर पानी भरता जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ऊंचाई पर पानी भरा है उसकी ऊर्जा उतनी ही और जब हम पानी को खोल करके टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं, तो जितने ऊपर से पानी गिरता है, मतलब जितने ऊपर बांध में भरा है पानी, उतनी तेजी से निकलेगा नीचे से। बात समझ में आ रही? उतनी तेजी से पानी क्या होगा? जितनी तेजी से पानी निकलेगा उतनी जल्दी जल्दी टरबाइन घूमेगा, उतनी ज्यादा बिजली बनेगी। तो जितना ज्यादा ऊंचाई तक पानी भरा है उसके अंदर उतनी ज्यादा ऊर्जा है। वही स्थितिज ऊर्जा काय में बदल रही है? विद्युत ऊर्जा में। आपने खिलौने देखे होंगे बच्चों के, चाबी भरी कर्र कर्र छोड़ दिया, वो जा रहा है, देखा है ना खिलौना? ऐसे ही एक डबली वाला आता, चाबी भरी डम 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 डबली पे जा रहा है, होता है ऐसा। घड़ी में आती थी चाबी वाली घड़ियां, आपने चाबी भर दी, 24 घंटे के लिए फुर्सत, घड़ी चलती रहेगी, उसमें सेल कुछ नहीं डलती थी, चाबी वाली घड़ियां कहलाती थी। चाबी भरो चलती रहेगी। बात समझ आइए ना? आपको दिखाएंगे, प्रयोगशाला में स्टॉप बात रखी है, चाबी भरो 12 घंटे चलती रहती, 6 घंटे चलती रहती, चाबी भर दो चलती रहती। तो उसमें कहां से आती चलने के लिए ऊर्जा?
तो जैसे हम खिलौने की बात करें, खिलौने में आपने चाबी घुमाई तो उसके अंदर स्प्रिंग में क्या होता है, रोटेशन। उसके अंदर स्प्रिंग में मरोड़ पैदा होती है, मरोड़ स्प्रिंग में क्या होती है, और जैसे ही आपने छोड़ा तो वो मरोड़ क्या होती है, रिवर्स। तो मरोड़ के रिवर्स होने से उसके साथ चक्र जुड़े होते हैं, वो चक्र घूमते हैं, उसके साथ पहिया घूमता है, तो मोटर कार क्या होती है, चलती है। तो यहाँ पर विन्यास बदला है, क्या बदला है, क्लियर है, इसको बोलते हैं विन्यास की कामयाबी। आपने चाबी घुमाई तो स्प्रिंग का विन्यास क्या हो गया, बदल गया। स्प्रिंग की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, बदल गई। इस कारण से उसमें क्या आ गई, ऊर्जा आ गई, क्या आ गई उसमें। और जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो क्या होगी, वापस आएगी। तो उसको आपने विन्यास दिया, उसको आपने मरोड़ दी, उसमें आपने कुछ कार्य किया है, तो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। तो वो कौन सी ऊर्जा है उसकी, तो स्प्रिंग में जो ऊर्जा होगी उसको बोलेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु को ऊपर नीचे उठा करके रखो तो उसमें जो ऊर्जा आती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल, माने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके कई प्रकार होते हैं स्थिति ऊर्जा के भी, किस परिस्थिति में ला रहे हैं उस हिसाब से होगा, समझ गए ना आप। तो हमें यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा दो पर बात करनी है। कौन कौन सी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ये दो पर। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, क्या होता है, mgh। ये जीपी का सूत्र है, जीपी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और स्प्रिंग की होती है 1/2 kx², ये है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 kx², और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, जहां पर m क्या है, द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण, h है वो हाइट, जितनी ऊंचाई पर आप ले जाओगे। हालांकि ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का सूत्र है, लेकिन ये जान पाओगे 8 अध्याय में, अभी आप नहीं जान लो, साथ में जान पाओगे इस बात को, है ना। अभी तो ये मान लो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है ना, लेकिन ये वास्तव में क्या का सूत्र है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का क्या का सूत्र है। और ये स्प्रिंग के लिए कहलाता है स्प्रिंग नियतांक, कोई कहलाता है स्प्रिंग में प्रसार। स्प्रिंग को अपने खींचा या उसको दबाया, तो जितना दबाया है जितना खींचा वो x है, और k क्या है, स्प्रिंग नियतांक। तो स्प्रिंग को दबाओगे या स्प्रिंग को खींचोगे तो उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, तो वो कहलाती है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला एवो डेफिनेशन क्या बताइए आपको, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इसको हम प्रायापी से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। अब अगर गुरुत्व के कारण आ रही है तो उसका नाम हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और स्प्रिंग में आ रही है तो वो कहलाएगी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। या विशेष स्थिति कहाँ है, जैसे दो आवेश एक दूसरे के पास रख दो तो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, चुंबक के ध्रुव रखे हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हर परिस्थिति में अलग अलग होगी, इसलिए आप एक नाम याद रखें, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, इसकी गणना कैसे की जाती है, स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, तो आज के लेक्चर में बताया है कि गतिज ऊर्जा की गणना कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो अवरोधी बल के प्रभाव में वस्तु गत्य अवस्था से विराम अवस्था तक आने में करती है, वही सूत्र ड्राइव किया। इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा की गणना कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को सामान्य स्थिति से विशेष स्थिति तक लाने में किया जाता है। समझ आ गई बात। जैसे मैं एक पत्थर को नीचे से छत पर ले जाऊं, तो नीचे से छत तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा ना, वो कार्य ही उसकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है, स्थितिज ऊर्जा की गणना कार्य को उस परिमाण से की जाती है जो वस्तु को सामान्य स्थिति से विशेष स्थिति तक लाने में किया जाता है, या वस्तु द्वारा विशेष स्थिति से सामान्य स्थिति तक आने में किया जाता है। फिर पहले कार्य आप करेंगे फिर वस्तु करेगी। जैसे आपने चाबी भरी, आपने कार्य किया, अब वो चलने लगी, अब वो कर रही है, तो पहले आपकी जो मसल ऊर्जा है वो काय में जमा हो गई,
स्थितिज ऊर्जा में। अब वो कार चल रही है तो वो स्थितिज ऊर्जा बदल रही है गतिज ऊर्जा में, ठीक है ना। आपने बांध को इकट्ठा किया, बांध बनाया, सूर्य की ऊष्मा से पानी गर्म हुआ तो उसमें ऊर्जा उसमें आई। अब वो पानी उड़ा भाप बन के, कुछ गतिज ऊर्जा आई, फिर वर्षा, है ना। अब वो गतिज जो इकट्ठा हो रहा है तो गतिज ऊर्जा काय में कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि पानी को तुमने रोक दिया। अब फिर वो पानी बहेगा तो गतिज ऊर्जा, और फिर वो गतिज ऊर्जा से टरबाइन चलेगा, विद्युत ऊर्जा बनेगी। अब विद्युत ऊर्जा से पंखे चल रहे हैं तो फिर वो गतिज ऊर्जा बन रही है, लाइट चल रही है तो प्रकाश ऊर्जा बन रही है। तो ऊर्जा एक से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, ना तो नष्ट होती है ना उसको उत्पन्न करते हैं अपन। तो इसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही फिर क्या कर सकते हैं हम, एक रूप से दूसरे रूप में, इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। और हम यही तो कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर की शारीरिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है, इस ध्वनि से वातावरण वाइब्रेशन हो रहा है, समझ में आ गई ना बात। तो वहां पर वाइब्रेट कर रहे हैं। या आप कोई दौड़ने लगो तो आपकी शारीरिक ऊर्जा कायम बदलेगी गतिज ऊर्जा में, ठीक है ना। तो एक दूसरे में वो क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है। तो ये कहलाती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो आप बताइए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, स्प्रिंग नियतांक। इसका मान अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग होता है, कठोर स्प्रिंग के लिए ज्यादा और मुलायम स्प्रिंग के लिए कम होता है। और एक्स क्या है, स्प्रिंग की में उत्पन्न प्रसार या संकुचन, प्रसार या दबाया होगा तो संकुचन है, खींचा होगा तो प्रसार है, यानी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, ठीक है ना। और बस इसका फार्मूला हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जाओं के बारे में। तो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया सबको, स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन को एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसका डेरिवेशन आप लोगों को आता है, इसका डेरिवेशन है ना। माने ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को क्या बोलते हैं मिलाकर, यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, क्या के प्रकार हैं ये, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा दोनों को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तब यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की, गतिज और स्थितिज। तो गतिज स्थितिज में, स्थितिज गतिज में बदलती है। तो हमें एक प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या प्रश्न आता है हमारे लिए, सिद्ध कीजिए ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। अब संरक्षित रहती है तो हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जमीन है और ये जमीन से यहाँ पर एक ऊंचाई पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से हम किसी वस्तु को गिरा रहे हैं तो यहाँ पर उसके अंदर जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा यहाँ तक शून्य कटाते जाते भी उतनी रहेगी, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, और यहाँ भी उतने, टकराने के जस्ट पहले भी उतनी। तो हम कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है, बदलती नहीं है। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता ही आता है, अभी भी आया था। हम तो बताएंगे कि है वो प्रश्न, क्वार्टरली में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आएगा और ईयरली में भी आएगा। समझ आएगी ना बात। अब इसको अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में कवर करेंगे मतलब